नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी फेक न्यूज पर जिसको बिना किसी रोक टोक के उस जमाने से फैलाया जा रहा है जब हम खुद स्टूडेंट हुआ करते थे। तारीख है 7 नवंबर 1966। अगर आप व्हाट्सएप पे आने वाली खबरें लगातार देखते रहे, व्हाट्सएप पे आने वाला इतिहास लगातार पढ़ते हैं, तो 7 नवंबर 1966 सुनते ही आपके दिमाग में कुछ कौंध गया होगा। जी हां, इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि 7 नवंबर 1966 को उन्होंने गोरक्षा के लिए आए हुए बहुत सारे साधु संतों पर गोलियां चलवाई और उसमें पहले कहते थे कि 20 लोग मर गए, फिर सैकड़ों हुआ और अब हजारों तक संख्या जा चुकी है। आप अगर दक्षिणपंथी जो वेबसाइट्स हैं वो खंगालेंगे या ऐसे लोगों की सोशल मीडिया खंगालेंगे तो पाएंगे कि यह संख्या लगातार, गणित में कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें हो रहा है, यह संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। 1966 में लगातार पूरे देश में गौरक्षा के नाम पर आंदोलन शुरू हो गया था। इसको दो तरह से देखिए। एक तो आप ये देखिए कि 1947 में 48 में जब गांधी जी की हत्या होती है, गांधी जी की हत्या होने के बाद जो हिंदू महासभा है वो लगभग डिफंक्ट हो जाती है। उसके बाद जनसंघ बनता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके अध्यक्ष बनते हैं और जनसंघ लगातार इस तरह के मुद्दे उठाकर देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करके अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें उसे कोई खास सफलता नहीं मिल रही थी। यही वो समय है जब जम्मू और कश्मीर में भी आंदोलन शुरू किया गया। ये वो पूरा पीरियड है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 में उनकी भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मॉस्को में ताशकंद में उनकी मृत्यु हो जाती है जब वो रूस गए हुए थे भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद समझौते के लिए। उसके बाद इंदिरा गांधी गद्दी पर बैठती हैं। इंदिरा गांधी काफी यंग थी, डायनामिक थी, लेकिन यंग थी और एक बार फिर इस तरह की ताकतों को लगता है कि चूंकि एक यंग प्राइम मिनिस्टर है तो उसके ऊपर दबाव बनाकर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति की जा सकती है। गौरक्षा का मामला बहुत लंबे समय से देश के अंदर उठाया जा रहा था। महात्मा गांधी के समय ही गौरक्षा का आंदोलन चला था और उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं फिर से इस बात पर जोर देता हूं कि कानून बनाकर गोवध बंद करने से, गाय की हत्या बंद करने से गौरक्षा नहीं हो सकती। वह तो गौरक्षा के काम का छोटे से छोटा हिस्सा है। लोग ऐसा मानते दिखते हैं कि किसी भी बुराई के विरुद्ध कोई कानून बना कि तुरंत वह इस झंझट के बिना मिट जाएगी। ऐसी भयंकर आत्मवंचना और कोई नहीं हो सकती। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि सिर्फ कानून बनाकर गोहत्या को नहीं रोका जा सकता। उसके आगे वो कहते हैं, गोरक्षा के प्रश्न का जैसे जैसे मैं अधिक अध्ययन करता जाता हूं वैसे वैसे मेरा यह मत दृढ़ होता जाता है कि गायों और उसकी जनता की रक्षा तभी हो सकती है जब लोग गोपालन करें, जब लोग गायों के साथ जुड़ें और जब लोग स्वदेशी तरीका रहने का अपनाएं। गांधी जी की अपनी फिलॉसफी थी, गांधी जी की अपनी समझ थी और गांधी जी की अपनी जीवन दृष्टि थी, जिसके हिसाब से वो लगातार गौरक्षा की बात करते हैं और उसके साथ ये भी कहते हैं कि असल में गौरक्षा तभी हो सकती है जब आप एक इस तरह का जीवन अपनाएं जिसमें स्वदेशी को महत्व दिया जाए। आप जानते हैं गांधी जी ने स्वदेशी को लेकर पूरा एक आंदोलन चलाया था। यह सवाल आगे भी आता है, जवाहरलाल नेहरू के समय भी उठा और फिर इंदिरा गांधी के समय उठा। मामला क्या था? आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा में कहती है कि यहां बीफ बैन नहीं हो सकता, जितना गोमांस आप चाहेंगे उतना मिलेगा। उत्तर पूर्व के राज्यों में कहती है यहां बीफ बैन नहीं हो सकता। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। इंदिरा गांधी भी लगातार ये कह रही थी कि बेहतर ये हो कि राज्य अपना कानून बनाए गौरक्षा के लिए। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इस तरह के राज्य जहां अमूमन लोग गोमांस नहीं खाते हैं, जहां की संस्कृति में गोमांस नहीं है, वहां के राज्य कानून बनाए और राज्य कानून बना रहे थे कि गौरक्षा हो यानी गोहत्या जो हो वो संज्ञेय अपराध हो। लेकिन ऐसे राज्य जहां पर
ऐसे कानून बनने संभव नहीं। जैसे मैंने नाम लिया गोवा का, नाम लिया मैंने, नाम लिया उत्तर पूर्व के राज्यों का। ऐसे राज्यों पर केंद्र द्वारा कानून बनाकर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, यह कह रही थी इंदिरा गांधी। आज भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो यही कर रही है। गोरक्षा कानून राज्यों के बनाए हुए हैं, और जो ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह के कानून नहीं बन सके, जहां लोग खाते हैं गाय, जहां लोग बीफ को गलत नहीं मानते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया गोवा और उत्तर पूर्व के राज्य, वहां भाजपा की सरकार बनने के बाद भी गो हत्या पर कोई रोक नहीं लगाया गया। यानी सीधा सीधा यह एक खेल था इंदिरा गांधी को दबाव में लाने के लिए। तो इंदिरा गांधी से लगातार ये मांग शुरू हुई और दबाव बनाने का खेल यह था कि समाजवादी नेता जयप्रकाश जो थे, जयप्रकाश नारायण, वो भी इस मांग में शामिल हो गए। करपात्री महाराज जो थे, जिनकी आरएसएस पे लिखी किताब आपको ढूंढने से नहीं मिलती है, वो करपात्री महाराज इस आंदोलन के एक नेता हुए। और एक और नेता हुए करनाल के सांसद स्वामी रामेश्वरानंद, यानी वो भी एक पॉलिटिकल फिगर थे। इन सारे लोगों ने मिलकर गो हत्या के आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया, और निर्णय लिया संसद को घेरने का। यहां एक मजेदार तथ्य है, विष्णु शर्मा की किताब है इंदिरा फाइल्स, उसमें यह तथ्य दिया हुआ है। वो तथ्य यह है कि उस समय जनसंघ के युवा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपील की थी कि इस तरह का हिंसक आंदोलन न किया जाए। आप सोचिए, एक आजाद देश में पूरी की पूरी संसद को घेरने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि घेराव किया गया। मैं बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। 6 नवंबर 1966 को दिल्ली में साधुओं की एक विशाल संख्या का जुलूस निकाला गया। कहते हैं उसमें लगभग 1 लाख लोग थे, और इन लोगों के हाथ में त्रिशूल था, कुल्हाड़ियां थी। यह जुलूस चला और संसद भवन के ठीक सामने एक सभा में तब्दील हो गया। इस सभा के जो मुख्य वक्ता थे वो करपात्री महाराज थे। रामेश्वरानंद को इसके पहले जनसंघ से अमर्यादित व्यवहार के लिए बाहर निकाल दिया गया था, वो भी इस सभा में शामिल थे। और ये जुलूस, ये जो सभा थी, वो बहुत जल्द हिंसक हो गई। इसी दौरान रामेश्वरानंद ने अपील की कि संसद का घेराव किया जाए। पहले से कोई योजना नहीं थी, वहां पर ही अपील की। सोचिए, 1 लाख लोग जिनके हाथ में त्रिशूल था, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, हिंसक तरीके से नारा लगा रहे थे, और अचानक यह कहा गया कि संसद को घेर लिया जाए। मैंने आपको बताया कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी तक ने यह अपील की कि संसद के घेराव का जो ये हिंसक तरीका है, यह गलत है, आपको संसद का घेराव नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं माने, संसद का घेराव किया गया। जब संसद के घेराव की कोशिश की गई और पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, तो आगजनी का सहारा लिया गया। ऑल इंडिया रेडियो का दफ्तर जलाया गया, ढेर सारी गाड़ियां जला दी गई। पुलिस पहले आंसू गैस छोड़ रही थी, रबर की गोलियां छोड़ रही थी, जो जैसा कि हमेशा होता है, भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां दागी जाती हैं ताकि किसी को कोई गंभीर नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इधर से क्या हो रहा था? इधर से पत्थर चलाए जा रहे थे और इधर से आग लगाई जा रही थी। यह सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, कोई भी देख सकता है। ऑल इंडिया रेडियो, मैंने बताया, उसके सुरक्षा बाड़े को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। कांग्रेस के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे के कामराज, उनके घर में आग लगा दी गई, कई सारी गाड़ियां तोड़ दी गई और पूरी भीड़ जो है वो हिंसक होकर अराजक हो गई। आप कल्पना कीजिए, संसद भवन के बिल्कुल पास, देश में लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन को चारों तरफ से घेरा गया, घेरने की कोशिश की गई, और पुलिस ने जब रबर की गोली चलाई या आंसू गैस छोड़ा तो पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, घर जला दिए गए, सुरक्षा बाड़े तोड़ दिए गए, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गई, बहुत सारे लोगों को चोटिल कर दिया गया। ये साधुओं का आंदोलन था। साधु जिनको कहते हैं, जिनका साधु स्वभाव मतलब बहुत अच्छा और निर्मल स्वभाव, उनका ये आंदोलन था। 7 नवंबर 1966 को हिंदुस्तान टाइम्स में एक बयान छपा है अटल बिहारी वाजपेयी का। जब वो अपील असफल हुई तो उन्होंने बयान दिया, गौ हत्या के विरोध में किए जा रहे आंदोलन में अवांछित तत्वों ने हिंसा फैलाई, जिससे इस पवित्र उद्देश्य को बड़ी क्षति पहुंची है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय जनसंघ के नेता थे,
जो गौहत्या आंदोलन में खुद सक्रिय थे वो स्वीकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं बाकायदा, जो कि अखबार में छपा है। और उस बयान में वो कह रहे हैं कि इस भीड़ में अवांछित तत्व घुस आए थे जो हिंसा फैला रहे थे और जिसके चलते गौरक्षा के पूरे आंदोलन को गंभीर क्षति पहुंची। उस दिन के अखबार रिकॉर्ड करते हैं कि 250 कारें, 100 स्कूटर और 10 बसों के साथ तोड़फोड़ की गई थी। ये डेट मैंने आपको बताई 6 नवंबर की। अब जो कहा जाता है कि हजारों लोग मरे, सैकड़ों लोग मरे, उसका तथ्य क्या है? द गार्जियन और द टाइम्स की 7 नवंबर की जो खबर थी, जिसमें बताया गया कि इस तरह की जब हिंसा हुई तो उसको रोकने के लिए अंततः पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, दोनों अखबार कहते हैं कि 8 लोगों की मृत्यु हुई। ऑस्ट्रेलियन अखबार है द एज, उसने भी इसको कवर किया और वो भी कहता है कि वहां पर सिर्फ 8 लोगों की मृत्यु हुई पुलिस की गोलियों से, और बताता है कि स्थितियां ऐसी कंट्रोल से बाहर हो गई थी कि अगर पुलिस गोली नहीं चलाती तो शायद संसद भवन को भी ये लोग आग लगा देते। उस समय के जो जनसंघ के अध्यक्ष थे बलराज मधोक, उनका नाम इससे जुड़ता है और इस घटना के बाद लगभग 1400 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें बलराज मधोक भी शामिल थे। 8 नवंबर 1966 को लोकसभा का जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि 7 लोगों की हत्या हुई और 184 लोग घायल हुए। इनमें से 3 लाशों की पहचान नहीं हो सकी, 4 लाशों की पहचान हो गई। तो ये थी पूरी घटना। मैंने आपको सिलसिलेवार बताया कि गोहत्या पर राष्ट्रीय प्रतिबंध की मांग की जा रही थी। इंदिरा गांधी लगातार कह रही थी कि राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं अपनी सांस्कृतिक सामाजिक स्थितियों के अनुसार, लेकिन जनसंघ और उसके साथी संगठन देश में सांप्रदायिक सद्भाव की स्थितियां बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए और दबाव बनाने के लिए संसद भवन के घेराव की कोशिशें करते हैं। 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया जाता है जिनके पास पत्थर, कुल्हाड़ियां और त्रिशूल थे। पुलिस पहले रबर की गोलियां चलाकर, आंसू गैस के गोले छोड़कर उनको नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार पथराव होता है। ऑल इंडिया रेडियो का सुरक्षा बाड़ा तोड़ दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज के घर में आग लगा दी जाती है। सैकड़ों कारों, बसों और स्कूटर्स को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। लगातार पत्थरबाजी होती है, अराजकता होती है, तो कहीं वो संसद भवन के अंदर न पहुंच जाएं, संसद भवन को नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए पुलिस को अंततः उन्हें रोकने के लिए गोलियां चलानी पड़ती है, जिसमें 7 या 8 लोगों की मृत्यु होती है। आप जरा कल्पना करके देखिए कि आज की डेट में अगर संसद भवन के घेराव की कोई कोशिश करे तो क्या होगा। याद कीजिए, तमिलनाडु से 3-4 साल पहले किसान आए थे। नंगे किसान प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, संसद भवन की तरफ जाना चाहते थे, उनको रोक दिया गया। आज आप देखिए, कोई भी जुलूस, कोई भी सभा संसद भवन के करीब पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकती। उसके बहुत पहले पुलिस उसे उठा लेगी और अगर कोई हिंसक होने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो नवंबर 1966 में जब 1 लाख लोग संसद भवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस को क्या करना चाहिए था? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना चाहिए था कि भाई आओ और हमारी संसद को तोड़ फोड़ दो, नष्ट कर दो, आग लगा दो, सारी दुनिया तमाशा देखे। पलट के ये पूछिए कि साधुओं को क्या करना चाहिए था अगर उनकी मांग थी? क्या साधुओं को ये बात जेब देती है, ये बात शोभा देती है कि वो हिंसक तरीके से संसद को घेरने की, संसद को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहे थे? अगर यह आंदोलन अहिंसक होता, धरना होता, प्रदर्शन होता, यहां तक कि हिंसा भी अगर नियंत्रण में होती तो हद से हद बात गई थी रबर की गोलियों और आंसू गैस के गोलों की, जिसमें किसी की जान नहीं जा सकती थी। लेकिन जब यह हिंसक आंदोलन हुआ तो अंततः पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें मैंने आपको बताया कि काफी लोग घायल हुए, लेकिन मृत्यु सिर्फ 7 लोगों की हुई थी। आज इसको बढ़ा चढ़ाकर 100 और 1000 की बात की जाती है और ऐसे दिखाया जाता है जैसे शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे साधुओं के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। हम आज भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो साधु के वेश में रहते हैं वो जहरीली बातें करते हैं एक संप्रदाय के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ,
लगातार ऐसी जहरीली बातें करते हैं कि अगर कोई कोर्ट में जाए तो उन्हें सजा निश्चित है। बहुत सारे लोगों को सजा मिली भी है। अगर आप भगवा वेश पहनते हैं, अगर आप साधु बनते हैं, तो धर्म में आपके लिए एक खास तरह का व्यवहार है जिसमें इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। तो तथ्य मैंने आपको बताए, इतिहास बताया और वर्तमान ये बताया कि जो लोग इंदिरा गांधी की आलोचना लगातार करते हैं, उन लोगों के राज्य में ना तो बूचड़खाने बंद हुए, ना ही गोवा या अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों पर गो हत्या पर कोई प्रतिबंध लगाया गया, ना ही गो हत्या को केंद्रीय विषय बनाया गया। आज भी गो हत्या से संबंधित जो कानून हैं वो राज्यों द्वारा लागू किए गए ही हैं। स्पष्ट है कि उस समय जो मांग थी वो बिल्कुल गलत थी। वो सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और लोगों को भड़काने के लिए थी। तो ये पूरा किस्सा नवंबर 1966 का, जिसको वर्षों से दक्षिण पंथ बढ़ा चढ़ाकर काट छाट कर पेश कर रहा है। अगली बार जब आपके पास ऐसा व्हाट्सएप आए तो बाकायदा जवाब दीजिए, बताइए और उनसे कहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। पलट के उनसे सवाल पूछिए कि अगर उस समय इंदिरा गांधी गलत थी तो आज केंद्र सरकार केंद्रीय स्तर पर गोरक्षा विरोधी कानून क्यों नहीं बनाती? आज गोवा और उत्तर पूर्व में भाजपा की सरकारें गो हत्या पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? आज देश भर में बूचड़खाने क्यों नहीं बंद कर दिए जाते? इंदिरा गांधी से जो मांग आप 1966 में कर रहे थे वो 2014 से 2023 तक खुद क्यों नहीं पूरा कर पा रहे? शुक्रिया।